इससे पहले कि मैं आप सेफ शॉप बिजनेस के बारे में बताऊं, मैं अपना हल्का सा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करता हूं। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और दिल्ली में ही पला बड़ा हूं। ये मेरे फादर की तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये मेरे गांव के सबसे पहले ग्रेजुएट्स में से एक थे। सोशल वर्कर थे, बहुत अच्छा नाम था उनका, बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं 6 साल का था तब उनकी डेथ हो गई थी। तो बचपन में मैंने बहुत हार्डशिप देखी। मैंने पढ़ाई अपनी की, ऑफ कोर्स मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था जब पापा की डेथ हुई थी। तो एक यंग बॉय पढ़ाई करके, मैंने 17.5 साल की उम्र में 12वीं पास करके सीनियर सेकेंडरी पास करते ही जैसी मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, तो कॉलेज के दौरान ही मैंने फर्स्ट ईयर में ही इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। तो ये मेरा वो पहला फोटोग्राफ था जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी। ज्वाइन करने के बाद लंबी ट्रेनिंग थी, लेकिन मेरा जो झुकाव था वो एयरफोर्स में एज ए टेक्नीशियन तो मैं ज्वाइन हुआ था, लेकिन प्राइमरीली मेरा जो फोकस था वो स्पोर्ट्स पर था। और मैं एक फुल टाइम स्पोर्ट्समैन था। नॉर्मली नरसी ग्रेवाल जी और मैं एक ही बैकग्राउंड से आते हैं। नरसी जी आर्मी में रहे, बहुत लंबी सेवा दी है उन्होंने। मैंने भी एयरफोर्स में 10 साल 7 महीने और 10 दिन तक सर्व किया है। मैंने उससे ज्यादा सर्व नहीं किया, 10 साल 7 महीने और 10 दिन। और उसमें भी एक बहुत लंबा पीरियड मेरा स्पोर्ट्स में ही रहा। नॉर्मली आप नरसी भी जानते हैं और आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि जब कोई आदमी फौज में जाता है, डिफेंस ज्वाइन करता है, तो बालों की छटाई तो सबसे पहले होती है। तो मेरा चौथा फोटोग्राफ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे राइट साइड में। मैं क्योंकि एयरफोर्स में था जरूर, लेकिन ड्यूटीज नहीं करता था, फुल टाइम स्पोर्ट्स करता था, तो मुझे छूट रहती थी। और ये फोटोग्राफ्स भी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि मैं पैदाइशी गंजा नहीं था। मैं भी एक यंग बॉय था, स्मार्ट बॉय था कभी। और जितने बाल उड़े हैं ज्यादातर 90% इसमें से सेफ शॉप में आने के बाद उड़े हैं। तो लगभग 25 साल अभी हो जाएंगे मुझे कुछ दिनों के बाद में सेफ शॉप में। सेफ शॉप अपने 25वीं एनिवर्सरी मनाएगी और उसके बाद अपनी 25वीं एनिवर्सरी मनाने वाला पहला एसोसिएट मैं बनूंगा। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मुझसे पहले ज्वाइन करने वाले सारे के सारे एसोसिएट आज सेफ शॉप में नहीं है। तो ये मेरा हल्का सा बैकग्राउंड है। मेरे फादर की डेथ के बावजूद भी मेरी स्कूलिंग जो हुई वो दिल्ली के सबसे पुराने स्कूलों में से एक, और बहुत ही शानदार स्कूल जिसका इतिहास 125 साल के आसपास है। सेंट जॉन्स में मैं मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली थी, तो बाकी की पढ़ाई मैंने एयरफोर्स में की। तो सबसे पहले एयरफोर्स ने मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कराया। फिर एक डिप्लोमा मैंने किया इंस्ट्रूमेंटेशन में एयरफोर्स के माध्यम से ही। उसके बाद में मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से या कहूँगा वन सिटिंग में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की, बीए की। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद मैंने ऑनर्स डिप्लोमा किया एडवांस सिस्टम मैनेजमेंट में 2 इयर्स का। सो ये सारी पढ़ाई मेरी एयरफोर्स में रह के ही हुई। और एयरफोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर स्पेशली टेक्नीशियंस जो होते हैं वो अपनी काफी टाइम स्पेंड कर देते हैं अपनी एजुकेशन में। अभी नरसी जी ने भी बताया और मैं भी आपको बता चुका हूँ कि मेरा स्पोर्टिंग करियर बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि सेफ शॉप जो है वो मेरा दूसरा प्यार है। मेरा पहला प्यार और मेरा पहला लव तो रनिंग था, स्पोर्ट्स था। तो मैं एयरफोर्स में जाने से पहले भी रनिंग करता था। मैं एक मिडिल डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस रनर रहा हूँ, मैराथन रनर रहा हूँ। कुछ ग्लिम्पसेस है वैसे तो। कुछ साल पहले मेरे घर में आग लगी थी और मेरे सारे एल्बम्स, मेरे सारे फोटोग्राफ्स, अखबार की कटिंग्स, मेरे मेडल्स, ट्रॉफीज सब उसमें जलकर खाक हो गया था, लेकिन कुछ बचे हुए थे। तो उनमें से कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। ये माउंट आबू में मैं एक क्रॉस कंट्री में गया था। उसके बाद मैं अपनी टीम का कैप्टन हुआ करता था, फ्लैग बेरर था। ये तो फ्लैग बेरर जो आप देख रहे हैं ग्रीन सैंडो में, वेस्ट में, वो मैं हूँ। बहुत मेहनत करता था स्पोर्ट्स में, बहुत डिसिप्लिन था। ये एक और ओपनिंग सेरेमनी, ये 11 नंबर जो चेस्ट नंबर है पिंक में, ये मैं हूँ। तो कभी बहुत फिट हुआ करता था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया करता था मैं। बड़े सारे मेडल्स जीते थे, बड़ी सारी ट्रॉफीज जीती थी। उनमें से कुछ आपको दिखा सकता हूँ मैं। ये बेलगांव साउथ इंडिया में एक है जहाँ पर मैं एक चैंपियनशिप के लिए गया था, जहाँ पे मुझे फक्र है इस बात का कि मैंने ही अपने कोच को हराया था वहां पर पहली बार। और ये एक फोटोग्राफ मेरा एक एसोसिएट लेकर आया था। मेरे पास नहीं था ये फोटोग्राफ। हमारा एक एसोसिएट, मेरा एक डाउनलाइन, मेरा एक बहुत पुराना फ्रेंड जो बहुत सालों बाद मुझे मिला था, तो ये फोटोग्राफ लेकर आया था। इसमें पोडियम पे नंबर 1 पर वो खुद है।
और नंबर 2 पर मैं हूँ। और जब ये मुझे मिला था तो मुझे इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैंने आपके साथ ज्वाइन कर लिया है, और मेरा नाम तब हुआ था स्पोर्ट्स में जब मैंने आपको हराया था। तो नंबर 2 पे मैं हूँ उस पोडियम पे। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब मैं स्पोर्ट्स में आया था तो उसने मुझे हराया था और उसका नाम बना था। उसको इस नाम से जानते थे कि इसने सुनील मान को हराया है। और मैं अब इस बिजनेस में आ गया हूँ, और देखना कि एक दिन मैं आपको इस बिजनेस में भी पीछे पछाड़ दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि मुझे इस बिजनेस में भी मुझे पीछे छोड़कर मेरे से ज्यादा बड़ा नाम कमाए। मैं आपको बता चुका हूँ कि काफी मेडल जीते हैं, उसमें से ज्यादातर फोटोग्राफ्स ये भी देख पा रहे होंगे जला हुआ फोटो है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ज्यादातर फोटोग्राफ्स जल चुके हैं। मुझे बेस्ट स्पोर्ट्समैन का अवार्ड मिला था एयरफोर्स में, उसका ये सर्टिफिकेट और ट्रॉफी आज भी रखी हुई है। कुछ और सर्टिफिकेट्स मेरे आपके स्क्रीन पर हैं। एयरफोर्स में मैं 1500 मीटर की रेस में मेडल जीता था। इसके अलावा क्रॉस कंट्री में मैं चैंपियन था एयरफोर्स का। मैंने नासिक डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जीती थी। मैं महाराष्ट्र स्टेट चैंपियनशिप में एक पार्टिसिपेंट था। सर्विसेज टीम में मेरा पार्टिसिपेशन था। बड़े अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन और मैं बड़ा चहेता था अपने ऑफिसर्स का, अपने कोचेस का। और आज भी वो जो लोग मिलते हैं तो उनको मिलकर बड़ी रेस्पेक्ट वो मुझे देते हैं, और मैं तो उनको हमेशा रेस्पेक्ट देता ही रहूंगा क्योंकि वो मेरे कोचेस रहे हैं, मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जब ये सब चल रहा था और मैं अपने स्पोर्टिंग करियर में आगे बढ़ रहा था, जब मैं लग रहा था कि मैं अपने जो अल्टीमेट ड्रीम है ओलंपिक जाने का उस तक पहुंचूंगा, इंडियन टीम में सिलेक्शन लूंगा, उसी वक्त एक हादसा हुआ था। 20 अगस्त 1995 को एक ट्रेन एक्सीडेंट में मैं इन्वॉल्व हो गया था। उस ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रहा था। दो ट्रेन का हेड ऑन कोलिजन था, जिसकी वजह से मैं 18.5 घंटे तक इस ट्रेन में दबा रहा नीचे। और लंबे स्ट्रगल के बाद मुझे वहां से रेस्क्यू किया। वो लंबी स्टोरी है, कभी बाद में कभी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उसकी वजह से दर्जनों सर्जरी भी आज भी होती है। 2 हफ्ते पहले भी एक सर्जरी करा के आया हूँ, और मौका मिला तो 1-2 दिन बाद फिर जाके कंप्लीट कराना पड़ेगा उसको। सो इस एक्सीडेंट की वजह से मैं आज के दिन 75% डिसेबल्ड हूँ। मैं कभी 53-54 किलो का एक एथलीट हुआ करता था, आज 83-84 किलो का हो गया हूँ, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज उतनी नहीं हो पाती। लेकिन जहां तक हो सकता है मैं अपने आप को इन्वॉल्व रखता हूँ स्पोर्ट्स के साथ में, उन लोगों के साथ में। और शॉप ने तो मुझे एक्टिव रखा ही रखा है आज तक। अब बात आती है जब मैं 7 अप्रैल को रजत सर से मिला था, और उसी दिन मैंने सेफ शॉप को ज्वाइन कर लिया था। वो दिन मैं आज तक कभी नहीं भूल सकता। वो मेरे बर्थडे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मेरे वेडिंग एनिवर्सरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दिन सबसे महत्वपूर्ण था, वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। 7 अप्रैल 2001। 14 दिसंबर 2000 में सेफ शॉप की शुरुआत हुई थी, और मैं ज्वाइन हुआ था 7 अप्रैल 2001 में। तो करीब 4 महीने बाद मैं सेफ शॉप बिजनेस में आया था। उस वक्त सारे एसोसिएट्स जितने भी लोग ज्वाइन होते थे, या तो ड्राफ्ट देते थे या कैश काउंटर पर कैश जमा करते थे, और सबको एक रसीद मिला करती थी। और उस रसीद पे एक सीरियल नंबर हुआ करता था। तो मेरा जो सीरियल नंबर है उस रसीद पे आज भी मेरे पास रखी हुई है, वो है 2443। यानी कि मुझसे पहले 2442 लोग सेफ शॉप में ज्वाइन कर चुके थे। और बड़ी विचित्र बात है कि उनमें से आज कोई नहीं है। सबसे सीनियर आज मुझे माना जाता है, क्योंकि मेरे से पहले का आज कोई भी आईडी एक्टिव नहीं है। 7 अप्रैल को जब मैंने ज्वाइन किया था तो पहले वीक में ही मैंने प्रेजेंटेशन किया था। बहुत सारे लोग महीनों हो जाते हैं, साल बीत जाते हैं, और प्लान दिखाने के लिए अपलाइन की इंतजार करते रहते हैं, अपलाइन से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मेरा प्लान दिखा दो, मेरे साथ में चलो। लेकिन क्योंकि मैं रजत सर से मिला था, उन्होंने एक बहुत बड़ा विजन दिया था, कॉन्फिडेंस बहुत उन्होंने दिया था, मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस था एक स्पोर्ट्समैन वाला। तो मैंने इंतजार नहीं किया था। मैंने पहले हफ्ते में ही अपने दम पे, बिना किसी सपोर्ट के, अपने खुद के पैसे से मैंने एक बहुत शानदार रिजॉर्ट बुक किया। मेरे घर के पास में था, ऑल हेवंस। वो मैंने बुक किया। 150 गेस्ट उस सेमिनार में थे, और मेरा पहला वीक था सेफ शॉप में। सारे गेस्ट मेरे थे, और मेरी डाउनलाइन के कुछ लोग थे, उनके गेस्ट थे। और मैंने पहले वीक में खुद एक प्रेजेंटेशन किया था, खुद एक सेमिनार किया था। और बहुत फक्र होता है इस बात को बताते हुए कि इस प्रेजेंटेशन की क्लोजिंग के लिए हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग राजू आनंद सर खुद आए थे। मैंने उनको बुलाया नहीं था, मैंने इनको इनवाइट नहीं किया था। मैं ऑफिस गया था, मैं सुबह सुबह, और उस वक्त कुछ टूल्स मिला करते थे ऑफिस के बेसमेंट के वहां पर, और एक बैनर भी मिला करता था सेफ शॉप का। तो बैनर में लेने गया तो रज सर मुझे मिल गए, और उन्होंने पूछा
करने आए? तो मैंने बताया सर एक बैनर लेने आया हूँ, शाम को एक प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, एक सेमिनार कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ऑल द बेस्ट। उन्होंने हौसला बढ़ाया और मैं बैनर लेकर आ गया। और अचानक जब प्रेजेंटेशन चल रहा था तो मैंने देखा राजू आनंद सर आ रहे थे। ये उनका बड़प्पन है कि बिना, सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई एक नया एसोसिएट है, अपना पहला प्रेजेंटेशन कर रहा है और बड़े लेवल पे उसने ऑर्गेनाइज किया है, और वो खुद हौसला बढ़ाने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए राजू आनंद सर खुद आए। मुझे याद है कि मेरे जो इंपॉर्टेंट गेस्ट होते थे जिनको मैं समझता था कि शायद मैं हैंडल ना कर पाऊं अच्छी तरह से, उनकी क्लोजिंग में जाकर रजत वर्मा सर से कराता था। और मेरे बहुत सारे गेस्ट की क्लोजिंग सिद्धार्थ सहगल सर ने की है, मेरे कुछ गेस्ट की क्लोजिंग राजू सर ने पर्सनली की है। तो इतना सपोर्ट मुझे मिला है, वो मेरे गॉडफादर की तरह रहे हैं और आज भी हैं। तो ये दिन था और आज का दिन है, मैंने कभी सेफ शॉप में मुड़ के कभी नहीं देखा। पहले दिन, पहले वीक में मैंने प्रेजेंटेशन किया। ये मेरे वो मेंटर हैं जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था सेफ शॉप में, इनको आज के शायद दिन कोई नहीं जानता है, कुछ लोगों को छोड़कर। लेकिन इन्होंने मुझे इनिशियल स्टेजेस में बहुत गाइड किया। इन्होंने, मेरी सिल्वर प्रमोशन थी ये, जो कि मैंने 13 दिन में अचीव कर लिया था। मैंने ज्वाइन किया था, उसके 13 दिन के अंदर मेरा सिल्वर हो गया था। मेरा पहले हफ्ते का जो चेक था वो 8,000 रुपए का था उन दिनों में। और पहले महीने में मैंने 167 लोगों की टीम बनाई थी, 167 की टीम मैंने पहले महीने में बनाई थी। सिल्वर बहुत जल्दी हो गया था, गोल्ड में कुछ सवा महीने में हो गया था। ये मेरा गोल्ड प्रमोशन का फोटो है, इसमें आप देख पा रहे होंगे राजू आनंद सर, हरीश सौंधी सर, और माइक के पीछे जो नजर आ रहे हैं बीच में वो है रजत वर्मा सर। ये मेरा सिल्वर और गोल्ड का प्रमोशन एक ही साथ में हुआ था। इवन पर्ल प्रमोशन भी मेरा उसी इवेंट में हुआ था। तो मैंने अपना सिल्वर प्रमोशन, मेरा गोल्ड प्रमोशन और मेरा पर्ल प्रमोशन तीनों एक ही साथ लिया था। ये देख पा रहे हैं आप, सिद्धार्थ सर हैं पीछे, मेरे स्पॉन्सर हैं। हरीश सौंधी जी के हाथ से मुझे मेरा पर्ल प्रमोशन मिला था। रज सर उस टाइम पे मास्टर सबरनी थे। तो ये बड़े अच्छे दिन मुझे आज भी याद रहते हैं, और ये फोटोग्राफ्स नरसी जी ने मुझे आज मौका दिया कि आपके साथ मैं शेयर कर पाऊं। बड़े दिन बाद मैं भी देख रहा हूं इनको। इस फोटोग्राफ में आप मेरे साथ में देख रहे हैं लेट श्री श्याम सुंदर जी, जो डायमंड होने के बाद जिनकी डेथ हो गई थी, जिनके बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं अपनी क्लोजिंग्स में, अपने गेस्ट के साथ में, अपने नए एसोसिएट्स के साथ में, कि सेज वो प्लेटफॉर्म है जो जिंदगी के साथ तो है ही, जिंदगी के बाद भी है। तो ये टोपाज प्रमोशन के टाइम पे श्याम सुंदर जी मेरे साथ में थे। ये मेरी एमरल्ड प्रमोशन थी। इनमें से सिर्फ मेरे बड़े ब्रदर अनिल मान और मेरी वाइफ आज इस बिजनेस में है, बाकी लोग आज बिजनेस में नहीं है। मेरे सीनियर भी थे इसमें से, कुछ जूनियर भी थे जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। मेरी रूबी प्रमोशन जो इंदिरा गांधी स्टेडियम, सॉरी तालकटोरा स्टेडियम में हुई थी। उसके बाद मेरी डायमंड प्रमोशन, रज सर खुद आए थे और हरीश सर आए थे, राजू सर आए थे। और उनकी जो एनकरेजिंग बातें थी वो आज तक मेरे साथ में है। उस वक्त बहुत कम डायमंड थे शेफ शॉप में, और मुझे मौका मिला था कि डायमंड प्रमोशन भी उनके हाथ से लूं। मेरी डबल डायमंड प्रमोशन का ये फोटोग्राफ है। उसके बाद ये मेरी वीनस प्रमोशन का फोटो है। इससे रिलेटेड मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बाद में बताऊंगा। अ, आज मेरे पास ईसुजू है, मेरा जो BMW है वो तो बाद में मेरे बड़े बेटे ने कब्जा कर ली थी। तो मैं ईसुजू ड्राइव करता हूँ नॉर्मली, और वही मुझे पसंद भी है। सेफ शॉप की वजह से और सेफ शॉप के शानदार प्लेटफॉर्म की वजह से, इस इनकम की वजह से, मैंने अपने दोनों बेटों को, जो ग्रीन में है और ब्लू में है, ये दोनों मेरे बेटे हैं, इनको मैंने दिल्ली के सबसे अच्छे रेजिडेंशियल स्कूल्स में से एक, बोर्डिंग स्कूल्स में से एक, गंगा में मैंने पढ़ाया। मुझे याद है इनकी एनुअल एजुकेशन की जो फीस होती थी वो 7 लाख रुपए पर ईयर होती थी। अगर मैं एयरफोर्स में रहता या नौकरी कर रहा होता या किसी और प्रोफेशन में रहता तो शायद इतनी फीस अफोर्ड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन थैंक्स टू सेफ शॉप कि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाया। यहाँ से निकलने के बाद मेरे एक बेटे ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से MBA किया है, दूसरे ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से रिसेंटली MBA किया है। और आज वो मेरे साथ बिजनेस में भी हैं और अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। सेफ शॉप में आकर मैंने बच्चों की एजुकेशन ही नहीं दी, मैंने अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दी। मैं उनको बहुत सारे देशों में घूमने गया। ये उनके बचपन के फोटोग्राफ्स हैं, जब मैं उनको पहली बार एक फॉरेन ट्रिप पे ले गया था, पहली बार एक फ्लाइट में लेकर गया था। खुद भी घूमा हूँ उनके साथ, अकेले भी गया हूँ। ये थाईलैंड के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये सिंगापुर के ट्रिप की कुछ फोटोग्राफ्स आपके सामने हैं। सिंगापुर हम गए थे
बच्चे छोटे ही थे उस वक्त। मलेशिया हम गए थे उसी ट्रिप पे बच्चों के साथ में। कुछ साल पहले दुबई और आसपास के कुछ और कंट्रीज में जाने का मौका मिला। यूरोप के ट्रिप पे गया, स्विट्जरलैंड गया, फ्रांस गया, पेरिस के एफिल टावर पे जाने का मुझे भी मौका मिला। हांगकांग गया, मकाओ गया बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में। रिसेंटली आप सबके साथ में वियतनाम के ट्रिप पे मैं था। ये तो मेरे बैकग्राउंड की बात हुई, शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन जिस मुद्दे पर मुझे आज बात करनी है और जिस टॉपिक के लिए मैं आपके सामने बैठा हूं, जो बात मैं आपके साथ करने आ रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब दंगल शुरू होने वाला सेफ शॉप का। सेफ शॉप पहली हिंदुस्तान की बड़ी एस्टेब्लिश कंपनी होगी जो अपने 25 साल पूरे करेगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जब हम आए थे, जब मैं आया था 24-25 साल पहले, तो लोग बोलते थे महीना चलेगी, 2 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी, साल तक नहीं चलेगी। साल पकड़ लिया तो बहुत बड़ी बात होगी। जब 1 साल हो गया तो बोला 2 साल नहीं होंगे। जब 2 साल हो गए तो बोला दो एक आध साल और चल जाएगी, 5 साल नहीं पकड़ेगी। और आज हम 25वीं एनिवर्सरी मनाने वाले हैं सेफ शॉप की। तो ये धमाका करने वाले एक बड़ी कंपनी सेफ शॉप, एक अग्रणी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में सेफ शॉप। और आप सबको बधाई कि आप इस शानदार कंपनी का, इस शानदार रेवोल्यूशन का एक हिस्सा है। एक मौका है आप सबके साथ पास, मेरे पास, कि हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को एक अच्छा फ्यूचर दे पाए, अपनी टीम को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाए। तो दंगल तो अभी शुरू हुआ है। 25 साल तो सेफ शॉप ने प्लेटफॉर्म तैयार किए, 25 साल तो सेफ शॉप ने सीखा है। और मैं भी आज भी सीख रहा हूं आप लोगों से, नरसी जैसे महान लीडर्स से और बाकी और सीनियर लीडर्स से। आपके लिए भी मौका है कि आप भी अपना नाम बना सकते हैं। सेफ शॉप एक सशक्त कंपनी डे वन से थी, है और हमेशा रहेगी। सेफ शॉप के साथ जो लंबे समय तक रहा, वो हमेशा कामयाब हुआ है। जिसने सेफ शॉप के साथ तन मन धन से काम किया है, उसने तरक्की की है, वो करते रहेंगे। अगर आपको भी तरक्की करनी है तो उसकी कॉस्ट देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। अगर आपको भी मुझ जैसे मकाम पे जाना है, नरसी ग्रेवाल जैसे मकाम पे जाना है, बाकी टॉप लीडर्स के लेवल पे जाना है, तो उसकी जो कीमत है वो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि लॉटरी में मैं डायमंड बन गया या लॉटरी में मैं इस लेवल पर आ गया। अनमोल रतन मुझे सेफ शॉप के डायरेक्टर्स प्यार से कहते हैं। लॉटरी में नरसी ग्रेवाल जी क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर नहीं बने, इतने बड़े बड़े लेवल पर नहीं पहुंचे, इतने सालों से कैपिंग चला रहे हैं। आसान नहीं है। तो लॉटरी में नहीं हुआ है, सिक्का उछाल के नहीं हुआ है, टॉस जीतकर हम इस लेवल पर नहीं आए हैं। हमने उसके लिए कीमत पे की है। नरसिंह ग्रेवाल जी इतने लंबे समय से हर रोज सुबह 6:30 बजे आपके साथ रूबरू होते हैं, आप सबसे मिलते हैं। हर रोज किसी ग्रेट पर्सनैलिटी से आपको मिलवाते हैं, उनसे उनके विचार आपके साथ पहुंचाते हैं। इतना शानदार प्लेटफॉर्म बनाया है तो उसकी कीमत उन्होंने पे की है। तो आप भी अगर वो कीमत देने के लिए तैयार हैं तो आप भी बड़े से बड़े मकाम पर सेफ शॉप में पहुंच पाएंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा एश्योरेंस है। इस मकाम पे पहुंचने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप लगातार काम करते हैं, मैं एक्सपोर्ट्समैन था और मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे, जब आप कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, जब मैं रनिंग स्टार्ट की थी तो पहले दिन बहुत पेन हुआ था, दूसरे दिन उससे ज्यादा हुआ था, तीसरे दिन उससे ज्यादा होता है ना। लेकिन अगर उसको हम कंटिन्यू ना करें तो उसके बाद जब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो पेन दोबारा से आपको बियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चौथे दिन भी कंटिन्यू रहेंगे, पांचवें दिन कंटिन्यू रहेंगे, तो धीरे धीरे वो पेन की आदत आपको पड़ जाती है और पेन धीरे धीरे कम हो जाता है। वैसे ही कोई और भी काम आप करते हैं, अगर आप स्टडीज कर रहे हैं तो पहले दिन आपको जबरदस्ती बैठना पड़ता है, दूसरे दिन जबरदस्ती बैठना पड़ता है, मन नहीं करता है, मन करता है टीवी देखे, सोशल मीडिया देखे, ये करे वो करे, टाइम पास करे, गपशप करे, घूमने जाए, लेकिन आपको बैठना पड़ता है जबरदस्ती। दूसरे दिन आपको जबरदस्ती बैठना पड़ता है, और अगर आप लगातार ये करते रहते हैं तो आपको पढ़ाई की आदत पड़ जाती है और आप अच्छे स्टूडेंट बन जाते हैं, आप टॉपर बन जाते हैं। सेफ शॉप में भी आपको जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा फील्ड में, आपको जबरदस्ती जाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट के साथ में कॉलिंग करनी होगी, मीटिंग्स में जाना होगा, मन करे या ना करे, जाना पड़ेगा। और एक बार वो आदत आपको पड़ गई तो उसके बिना फिर आपका मन नहीं लगेगा। तो आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। एक दिन में कोई महान नहीं बनता है, एक दिन में कोई टॉप एथलीट नहीं बनता है, एक दिन में कोई बड़ा प्लेयर नहीं बनता है, एक दिन में कोई डायमंड नहीं बनता है। लगातार मेहनत करने से बनता है। मैंने किया है,
बहुत सारे और लीडर्स ने किया है, जो आज लेजेंड्स जिनको हम कहते हैं, जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, उन सब ने कंसिस्टेंटली काम किया है, रेगुलरली काम किया है। एक छोटा सा इमेज आपके सामने है कि जब आप स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट करना, जब आप चाहते हैं कि वेट लूज करें, बस बनाए, बॉडी बनाए, तो शायद पहले दिन ऐसे होते हैं, लेकिन अगर आप लगातार करते रहते हैं तो फिर एक दिन मस्कुलर बॉडी बनती है, फिर आप फिटनेस के टॉप पर पहुंचते हैं और आप अच्छा महसूस करते हैं। द लास्ट स्ट्रोक ऑफ द हैमर ब्रेक्स द स्टोन। हथौड़े की जो आखिरी चोट होती है वो तोड़ती है पत्थर को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले जो हथौड़े चले थे पत्थर टूटने से पहले, वो बेकार थे या उसकी जरूरत नहीं थी या वो यूजलेस थे। रिजल्ट जो आता है, पत्थर टूटा है तो बार बार प्रयास करने से टूटा है, बार बार उसको हैमर करने से टूटा है, बार बार हथौड़ा चलाने से टूटा है। टूटा भले ही आखिरी हथौड़े से है, लेकिन उसके पहले भी जो हथौड़े चले थे उन्होंने भी काम किया है। इसलिए आपको कामयाब होने के लिए रेगुलर एफर्ट करने की जरूरत है, कंसिस्टेंट एफर्ट करने की जरूरत है, हर रोज फील्ड में जाने की जरूरत है, हर रोज अपलाइन से बात करने की जरूरत है। क्या क्या करना पड़ेगा मैं थोड़ी देर में उसके बाद बात करूंगा आपसे। सेल्स और बिजनेस नौकरी नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि महीना पूरा होगा सैलरी आ जाएगी। ये दुकान नहीं है कि जाके खोल ली शटर और बैठ गए, जाके ग्राहक आएगा सामान बेच देंगे, मूड अच्छा हो खराब हो चल जाएगा। सेफ शॉप एक बिजनेस है और बिजनेस के ऑनर आप है, इस बिजनेस के मालिक आप हैं। इसको चलाना आपकी मर्जी है, इसको नहीं चलाना आपकी मर्जी है। ये बिजनेस अपने आप से नहीं चलेगा, ये बिजनेस चलाना पड़ेगा। इसमें अगर आप वेट करते रहेंगे कि कुछ हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। अगर आप वेट करते रहेंगे कि थिंग्स विल हैपन, लोग आएंगे मिलेंगे, जिसको ज्वाइन करना होगा कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। ये बिजनेस आपको चलाना होगा और चलाने के लिए जो जो करना है वो सारे काम करने पड़ेंगे। वेट एंड वॉच से बिजनेस नहीं चलता है। वेट एंड वॉच से तो आप कहेंगे कि मैंने 1 महीना पहले ज्वाइन किया था, फिर कुछ दिन के बाद कहेंगे 6 महीने हो गए मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ हुआ नहीं, फिर कहेंगे 1 साल हो गया कुछ हुआ नहीं, और कुछ होने वाला भी नहीं है। होने वाला ये है कि आप बोलेंगे ये काम चलता नहीं है। लेकिन अगर आप काम करेंगे, फील्ड में जाएंगे, जो जो आपके टीम लीडर्स आपके सीनियर्स आपको एडवाइस करते हैं वो करते रहेंगे, तो आप एक दिन बड़े लेवल पर पहुंचेंगे, आप अच्छी इनकम करेंगे, आपके सारे सपने पूरे होंगे, आप अपने परिवार को वो दे सकेंगे जिसका सपना उन्होंने देखा था और जिसका कमिटमेंट आपने उनको किया था। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं उसके बाद में बैठ जाते हैं। हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक मिसकंसेप्शन है, एक भ्रांति है। लोग यहाँ पर टाइम फ्रीडम की बात करते हैं, लोग यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं। हाँ, टाइम फ्रीडम मिलती है, हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम है, लेकिन टाइम फ्रीडम का मतलब ये नहीं है, उसको हम गलत समझ लेते हैं बहुत सारे लोग कि कुछ टाइम काम किया उसके बाद छोड़ देंगे तो बिजनेस चलता रहेगा। नहीं, छोड़ने से बिजनेस नहीं चलेगा। आप अपनी मर्जी से, टाइम फ्रीडम का मतलब है आप अपनी मर्जी से काम करेंगे, आप अपने काम करने के घंटे खुद तय करेंगे। कभी जल्दी करना है जल्दी करेंगे, कभी देर से उठना है तो देर से उठ सकते हैं, कभी देर रात तक काम करना है तो कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मालिक बन जाते हैं, ये है टाइम फ्रीडम। हाँ, कभी कोई मजबूरी हुई तो आपको जबरदस्ती ऑफिस की तरह, जैसे नौकरी में आपको जबरदस्ती जाना पड़ता है, ऐसे जबरदस्ती नहीं जाना पड़ेगा। टाइम फ्रीडम का मतलब ये है कि हाँ, कभी कोई मजबूरी हुई, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है लाइफ का आपके, तो उस वक्त आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप थोड़ा सा बिजनेस से उस दिन थोड़ा सा हट सकते हैं। लेकिन टाइम फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि एक बार आपने काम कर लिया और ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। ये बिजनेस आपको चलाना पड़ेगा, ये बिजनेस है। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये सोचते हैं कि एक बार टीम बन गई तो उसके बाद वो काम करेंगे और मैं कुछ नहीं करूंगा तो मुझे इनकम आती रहेगी। ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती, इससे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आप लगातार अपनी टीम को गाइड करते रहे, अपनी टीम को लगातार आप मोटिवेट करते रहे, उनको आप साथ देते रहे, उनका हाथ पकड़कर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप चलते रहे, उनके डाउन मूवमेंट में आप उनके साथ में खड़े रहे, तो उससे वो टीम को हौसला हमेशा बना रहेगा। जब वो डाउन हो आप उनको मोटिवेट करें, जब वो मोटिवेटेड हो तो उनको आप शाबाशी दें। ये काम आपको हमेशा करता रहना पड़ेगा, आपको हमेशा लीडिंग बाय एग्जांपल, जो आप चाहते हैं कि आपकी टीम करे वो आपको खुद करना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात में बिलीव करता हूं, लॉन्गर द ब्रेक बिगर द स्ट्रगल। बहुत सारे लोग मैंने बताया कि काम शुरू करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसके बाद फिर बैकफुट पे आ जाते हैं। और बैकफुट पे आने का रीजन कुछ हो तात्कालिक कारण होते हैं। कभी घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी हेल्थ अच्छी नहीं हुई, कभी बच्चों के एग्जाम आ गए, कभी मौसम खराब हो गया। ऐसे कुछ तात्कालिक कारण होते हैं जिसकी वजह से वो कुछ दिन के लिए हट जाते हैं और उसके बाद फिर रीस्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। जितना लंबा ब्रेक होगा,
जितना लंबा ब्रेक होगा, रीस्टार्ट करना स्ट्रगल उतना ही मुश्किल होगा। रीस्टार्ट करना, बिजनेस में दोबारा से आना, फिर से उसी परफॉर्मेंस लेवल पर पहुंचना उतना ही मुश्किल होगा। मैं आपको वार्न करना चाहता हूं आज के दिन। 25 साल का लगभग एक्सपीरियंस है शेप शॉप का। बाकी बहुत गुणी लोगों ने आपको पहले भी ये बात बताई होगी, लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि ब्रेक कभी भी मत लीजिए इस बिजनेस से। अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना टाइम आपके पास स्पेयर है उसको सेफ शॉप बिजनेस में रेगुलरली दीजिए। रेगुलरली दीजिए। अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो भी रेगुलर कीजिए। अगर आप फुल टाइमर हैं तो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे दीजिए बिजनेस को। ये नौकरी नहीं है कि 8 घंटे से काम चल जाएगा। ये बिजनेस है जिसमें जितना आप इनपुट देंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना पसीना आप बहाएंगे फील्ड में, उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लॉन्ग लास्टिंग रिवॉर्ड मिलेगा, उतना ज्यादा जल्दी आप बड़े बड़े लेवल पर पहुंचेंगे। तो ब्रेक नहीं करना है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं और बीच में छोड़ देते हैं, तो कुछ दिन छोड़ने के बाद आप दोबारा भी स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर से वो पेन होता है। फिर से आप उसी पुरानी सिचुएशन में आ जाते हैं। हाँ, आप दोबारा पहुंच जाएंगे इस लेवल पर, लेकिन आपको फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसी तरह से शेप शॉप में अगर आपने ब्रेक ले लिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी तो बहुत सर्दी है सर, बहुत धुंध पड़ रही है, बाहर कुछ दिख नहीं रहा, रोड पे चलना मुश्किल है, जैसी सर्दी कम होगी मैं काम कर लूंगा। कभी बोलते हैं आजकल बच्चों के एग्जाम है, बच्चों के एग्जाम खत्म होने के बाद में मैं कर लूंगा। कभी बोलते हैं गर्मी बहुत पड़ रही है, थोड़ी सी गर्मी ठीक हो जाएगी, कम हो जाएगी तो फिर मैं फील्ड में निकलूंगा। आजकल तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, तो तबीयत थोड़ा ठीक हो जाएगी तो चलूंगा। घर में कुछ प्रॉब्लम है, उसके बाद में करूंगा। आजकल ऑफिस में बहुत काम है, वो काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसके बाद करूंगा। तो ये जो बाद में करेंगे करते करते आप एक दिन बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। आप बीमार हैं तो भी टीम से बात कीजिए, अपलाइन से बात कीजिए, कोई बात नहीं। आप अगर बिजी हैं तो इवेंट्स में जाइए। आप बिजी हैं तो जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, लेकिन बिजनेस से बाहर मत रहिए। मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली मार्च के महीने में मेरी मदर की डेथ हुई। हम अस्थि विसर्जन करने आए थे, उसके नेक्स्ट डे हमारा एक बूट कैंप था और मैं सबसे पहले वहां पर पहुंचा था। किसी ने शायद उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे में मैं वहां पर आऊंगा, क्योंकि घर में तो इतने लोग आ रहे हैं। अस्थि विसर्जन करके आया हूं और मैं उसके बाद बूट कैंप में पहुंचा हूं। कोई भी घर में परेशानी हुई हो इस 25 साल, 24-25 सालों के करियर में, मैंने वो कभी नेटवर्क में नहीं बताई कि घर में ये परेशानी है, मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ परेशानी है, मेरी फिजिकल प्रॉब्लम है, मेरी हेल्थ में इशू है, मैंने कभी नहीं नेटवर्क को बताया। मैं हमेशा फील्ड में रहा हूं, सबसे पहले पहुंचने वालों में से होता हूं और सबसे बाद में निकलने वालों में से एक होता हूं। सो ब्रेक कभी भी मत लीजिए इस बिजनेस में। अगर वर्स्ट थिंग आप इस बिजनेस में कुछ कर सकते हैं वो है ब्रेक। ब्रेक कभी भी मत लीजिए। इसके बाद कर लूंगा, सर्दी खत्म होने के बाद कर लूंगा, गर्मी खत्म करने होने के बाद कर लूंगा, एग्जाम खत्म होने के बाद कर लूंगा, वो दिन कभी भी नहीं आएगा। काम लगातार कीजिए, और लगातार काम करेंगे तो ही आप तरक्की करेंगे। मुझे आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला, मुझे ऐसे वाले लोग तो बहुत मिले कि मैंने 10 साल पहले ज्वाइन किया था, 15 साल पहले ज्वाइन किया था, 20 साल पहले ज्वाइन किया था और कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैंने 2 साल, 3 साल, 4 साल हर रोज 8 से 10 घंटे सेफ शॉप बिजनेस को ईमानदारी से दिए और आज मैं किसी बड़े लेवल पर नहीं पहुंचा। ऐसे वाले बहुत मिले जो कहते थे मैंने ज्वाइन किया था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला इन 25 सालों में जिसने आके बोला हो कि मैंने कई साल लगातार हर रोज 8 से 10 घंटे, 12 घंटे इस बिजनेस को दिए और मैंने कुछ बड़ा हासिल नहीं किया। जिसने लगातार 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे हर रोज से जो बिजनेस को दिए हैं, वो बहुत बड़े बड़े लेवल पर पहुंचे हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पर पहुंचे हैं। और मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं, मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं, गर्व के साथ बोलना चाहता हूं, फक्र के साथ बोलना चाहता हूं कि अगर आप कमिट करते हैं अपने आप को, हर रोज 8 से 10 घंटे इस बिजनेस को देंगे आप और लगातार देंगे, तो सेफ शॉप ने जितने भी जो रिवार्ड्स दिए ना रैंक अचीव करने पे, रैंक 1 पे इतने दिन में आप करते हैं तो बोनस मिलेगा, रैंक 2 पे इतने दिन में करेंगे तो बोनस मिलेगा, आप सारे के सारे बोनस हर हाल में अचीव करेंगे। जो फोटोग्राफ्स मैंने दिखाए ना फॉरेन ट्रिप्स के, ये कंपनी ने नहीं दिए थे, ये मेरी अपनी खुद की कमाई से, सेफ शॉप की कमाई से मैंने किए थे। अब तो हमारे हर लेवल पर हमें फॉरेन ट्रिप्स मिल रहे हैं, बहुत कुछ और एक्स्ट्रा अवार्ड्स मिल रहे हैं, ये हमारे टाइम पे नहीं था। आज तो आप अपने रैंक अचीव करते रहिए और आप फॉरेन ट्रिप्स लेते रहिए और दुनिया देखते रहिए, पूरी दुनिया पे राज कीजिए जाकर। हमारे टाइम पे वो नहीं था, हमने तो वो अपनी खुद की कमाई से अपने फॉरेन ट्रिप्स किए थे।
अब आपको अपनी कमाई को रखिए संभाल के, और आपको जो रैंक आप अचीव करते हैं उसके साथ में आप जाएंगे, वो सारे ट्रिप्स करके आएंगे मुफ्त में। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, और मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि अगर आपने 3 साल 4 साल लगातार हर रोज 8 से 10 घंटे काम किया, तो आप वो सारे बोनस लेंगे और वो सारे लेवल आप टाइम से बहुत पहले अचीव करेंगे। एक इमेज आप देख रहे होंगे, शायद थोड़ा सा हंसी आएगी। ये एक मोहतरमा कभी जवान थी, यंग थी, और इसको एक परफेक्ट आदमी चाहिए था शादी करने के लिए, एकदम परफेक्ट आदमी, कि वो मिलेगा उसी शादी करूंगी। और ये बैठी बैठी वहां पर बूढ़ी हो गई, और ऊपर वाले को प्यारी होगी, कंकाल बन गई, लेकिन वो परफेक्ट आदमी कभी नहीं आया। मतलब ये है कि परफेक्ट कंडीशंस बिजनेस के लिए कभी भी नहीं होंगी। परफेक्ट कंडीशन बिजनेस करने के लिए कभी भी नहीं होंगी। आपको जो भी हालात हैं, जैसे भी हालात हैं, जैसी भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में काम करना होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि हालात जैसे भी हों, सिचुएशन जैसी भी हो, आप काम के लिए निकले और काम करें और रिजल्ट लेकर आए। वेट करते रहेंगे तो बूढ़े हो जाएंगे, और एक दिन बोलेंगे कि मैं इस दुनिया में बेकार में ही शायद आया था। वेट मत कीजिए, मेक द थिंग्स हैपन। मेरा तो एक मानना है, मेरा हमेशा ये एटीट्यूड रहा है, और ये एटीट्यूड मैं आपको भी चाहूंगा कि आप फॉलो करें। बहुत सारे लोग इंतजार करते रहे मेरी डाउनलाइन में वो काम करेगा तो मेरा चेक बनेगा, वो अगर फील्ड में निकलेगा तो चेक बनेगा, वो अगर आज फुल टाइम आ जाएगा तो मेरा बिजनेस चलेगा, अगर इसने मेरा साथ दिया तो मेरा बिजनेस चलेगा, मेरा अपलाइन मेरा साथ देगा तो मेरा बिजनेस चल जाएगा, मेरा डाउनलाइन मेरा साथ देगा तो मेरा बिजनेस चल जाएगा। मैं कहता हूं, आपको अपना साथ चाहिए, आपको सिर्फ अपना साथ चाहिए। आप तैयार हो जाइए फील्ड में निकलने के लिए, बिजनेस कभी भी रुकेगा नहीं, ना अपलाइन की वजह से कभी रुकेगा, ना डाउनलाइन की वजह से कभी रुकेगा। सेफ शॉप बिजनेस में मैंने इस एटीट्यूड के साथ में काम किया है, और बेहतर रहेगा कि आप भी एटीट्यूड अपना लें। आई एम गोइंग टू डू इट विद यू और विदाउट यू। मैंने कभी ये बात बोली नहीं है, लेकिन मन में रखा है, मैंने किसी के अपलाइन के सामने ना किसी डाउनलाइन के सामने ये बात खुद नहीं कही है, लेकिन ये एटीट्यूड मेरे दिमाग में रहता है कि आप मेरा साथ दें तो बहुत अच्छी बात, आप मेरा साथ ना दें तो भी मैं ये बिजनेस करूंगा। आप मेरा साथ देंगे तो भी मैं ये करूंगा, आप साथ नहीं भी देंगे तो भी ये बिजनेस मैं करूंगा। ये कमिटमेंट खुद से है, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, फ्यूचर मेरा है, परिवार मेरा है, सपने मेरे हैं, तो सबसे पहला कमिटमेंट तो मेरा होगा ना। सो किसी अपलाइन के लिए, किसी डाउनलाइन के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझे अपलाइन की जरूरत नहीं रही है और मुझे डाउनलाइन की जरूरत नहीं है। और ये बात मैंने कभी बोली भी नहीं है उनको। मैं हमेशा बोलता हूं कि हाँ, मुझे आपका साथ चाहिए और मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं उनके लिए वेट नहीं करूंगा कि वो चलेंगे तो ही मैं चलूंगा। उनकी वजह से मैं रुकूंगा नहीं, उनकी वजह से मैं थमूंगा नहीं, मैं चलता रहूंगा। और यही एटीट्यूड के साथ अगर आप काम करेंगे तो कभी भी बिजनेस में कैसे भी हालात होंगे, आप रुकेंगे नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलतियां करते हैं और जिसकी वजह से बिजनेस नहीं चलता है। मैं जब बिजनेस में आया था तो पहले महीने में 167 सेल की थी। मैंने आज से 24-25 साल पहले पहले महीने में 1.25 लाख रुपए कमाया था। मैंने दूसरे महीने में 1.5 लाख रुपए कमाया था। तीसरे महीने भी मैंने कुछ ऐसे ही किया था। मैं पल कुछ 3 महीने से पहले हो गया था। उसके बाद टोपाज होने में मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं सेल्स तो बहुत अच्छी कर रहा था, मैं बिजनेस अच्छा कर रहा था, मेहनत कर रहा था, लेकिन मुझे टीम मैनेजमेंट करना नहीं आता था। मुझे डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे अपलाइन से उस तरह का गाइडेंस मुझे उस वक्त नहीं मिल पाया जब मुझे ज्यादा जरूरत थी कि मुझे क्या काम करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली। तो मैंने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, और उसके बाद बहुत अच्छी कमाई की थी, बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गया था। उसके बाद मेरा बिजनेस धीरे धीरे खराब भी हुआ, इन एक्सपीरियंस की वजह से। एक लंबा पीरियड आया, 8.5 महीने तक मुझे एक पैसे की इनकम नहीं आई सेफ शॉप से। पहले महीने में 1.25 लाख कमा के, दूसरे महीने में 1.5 लाख रुपए कमा के, तीसरे महीने में फिर 1.5 पौने 2 लाख रुपए कमा के, उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस कम हुआ, इनकम धीरे धीरे खत्म हो गई। और एक ऐसा पीरियड आया जब 8.5 महीने तक मुझे एक सिंगल सेल नहीं निकाल पाया मैं। वो एक सिंगल सेल निकालने के लिए मैं हिंदुस्तान के, इनफैक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहां पे मैं ड्राइव करके नहीं गया हूंगा। हर जगह मैं एक एक सेल के लिए मैंने मारामारी की। मैं एक सेल के लिए मैंने स्ट्रगल किया 8.5 महीने तक। 8.5 महीने बाद मेरे जैसे व्यक्ति जिसने पहले दिन से प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया था, जो इंडिपेंडेंटली काम करता था, मुझे एक सेल निकालने के लिए उसके बाद बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियां नहीं की, मेरे से भी गलतियां हुई अनजाने में, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार आया था।
उसके पहले कोई एक्सपोजर नहीं था, और किसी को भी हमें स्कूल में या कॉलेज में वो एजुकेशन नहीं मिली है जो आज के दिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम दे रहा है, या मेरा सपोर्ट सिस्टम देता है, या बाकी लीडर्स आज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमें हमारी पहले की लाइफ में नहीं मिली थी, ये हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया गया था। तो हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन अगर गलती हुई है तो उसके लिए अपने आप को प्रताड़ित मत कीजिए, अपने आप को माफ कीजिए। और उसके बाद गलती हुई है, कोई बात नहीं, अनजाने में हो गई, कोई बात नहीं, लापरवाही हुई, कोई बात नहीं, उसके बाद शुरू कीजिए दोबारा से। जब भी आपको लगता है कि आपने जो गोल सेट किया था, आपने जो टारगेट रखा था, जो आपने सपने सजोए थे, जो जिस जिसके लिए आप सेल्स ऑफ बिजनेस में आए थे, जो आप करना चाहते थे, जिस मकसद से आपने शुरू किया था, वो अगर नहीं हो पाया है या उसमें अब थोड़ा देरी हो रही है, तो अपने आप को माफ कीजिए, उसके ऊपर ज्यादा मत सोचिए, और फिर से पूरी ताकत के साथ में लग जाइए। ये मैंने हमेशा किया है। आप अपने आप को गिल्ट में और फ्रस्ट्रेशन में रखेंगे, गिल्ट मतलब आत्मग्लानि, कि क्यों मैंने ये ऐसा कर दिया, क्यों मैंने ये गलती की, क्यों मैंने ऐसा होने दिया, ये मेरे सामने ये गलती हो रही थी और मैंने क्यों नहीं स्टेप लिए। तो गिल्ट जो होता है ना, आत्मग्लानि, कि मेरे से ये गलती हुई क्यों, या फ्रस्ट्रेशन, कई बार हम गुस्से में आ जाते हैं अपने आप पे, कई बार टीम पे। तो जो गिल्ट होता है और फ्रस्ट्रेशन होता है, ये सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करते हैं उन लोगों का जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो गिल्ट में मत रहिए, कुछ गलती हुई माफ कीजिए, अपने आप को भी, अपनी टीम को भी। कुछ गड़बड़ हुई है तो फ्रस्ट्रेट मत हो जाइए, स्माइलिंग फेस रखिए और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि ये गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन यही सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करता है। उस गिल्ट से बाहर निकलने में, उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने में हम अपना और नुकसान कर लेते हैं। तो कभी गिल्टी मत फील कीजिए, गलती हुई मान लीजिए, आगे बढ़ जाइए। और ऐसे में सपोर्ट लीजिए, अपने अपलाइन का सपोर्ट लीजिए, किसी भी व्यक्ति का जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको उत्साह आपके अंदर भरता है। इस बिजनेस में बहुत जरूरी है एक गॉडफादर होना। मेरे लिए गॉडफादर काम किया मेरे मेंटोर ने स्टार्टिंग में, मेरे स्पॉन्सर ने, उसके बाद मेरे सीनियर्स ने, और रज सर ने तो हमेशा, हमारे डायरेक्टर से तो हमेशा हमें सपोर्ट किया। वो हमेशा गॉडफादर की तरह रहे, और रज सर को मैं अपना गॉडफादर मानता हूँ इस बिजनेस में। उम्र में बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हुए भी वो मेरे गॉडफादर ही है इस बिजनेस में। वो हमारे मार्गदर्शक शुरू से रहे हैं, और किस्मत वाले हैं जिनके पास एक गॉडफादर होता है बिजनेस में। सो अपना एक गॉडफादर, वो परफेक्ट आदमी ना भी हो, क्योंकि कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, वो हमेशा आपके लिए नहीं खड़ा होगा, लेकिन बुरे वक्त में हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। तो एक गॉडफादर इस बिजनेस में जरूर रखिए आप। और जो गॉडफादर आपको आपका है इस बिजनेस में, जो आपको बुरे वक्त में आपको सपोर्ट करता है, जो आप डाउन होते हैं तो आपको मोटिवेट करता है, जब आप किसी समस्या में जूझ रहे होते हैं तो समाधान आपको बताता है, उस वक्त उनके साथ में बैठिए, उनसे सपोर्ट के लिए गुजारिश कीजिए, उनको बोलिए कि हाँ मैं दुविधा में हूं, मैं फंसा हुआ हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं। वो आपको बताएंगे जरूर। सो सपोर्ट लेना ये कमजोरी नहीं है, सपोर्ट लेना ये आपकी स्ट्रेंथ है। एक और फेवरेट जो मैं अपने आप के लिए करता हूं हमेशा, गेट रिड ऑफ चिरकुट। चिरकुट मतलब, चिरकुट एक वो भावना है, एक वो फीलिंग है जो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाती है, और जो हमारे दिल में घर कर जाती है, हमारे दिमाग में घर कर जाती है। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें मन चाहे रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप करना कुछ अच्छा चाहते हैं और खराब रिजल्ट होते हैं उसके। आप कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहे होते हैं। बैकग्राउंड में काम चल रहा होता है लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रहा होता। तो कई बार सेल्फ डाउट होता है, तो अपने ऊपर खुद पे डाउट होता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मुझसे ये हो पाएगा। बहुत सारे लोग आपके ऊपर ऐसे में कमेंट मारना शुरू कर देते हैं। हम ऐसे बिजनेस में हैं क्योंकि हम पब्लिक से मिलते हैं, हर तरह के लोगों से मिलते हैं। अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, पॉजिटिव लोग भी मिलते हैं, नेगेटिव लोग भी मिलते हैं। बहुत कामयाब लोग भी हमें मिलते हैं और नाकामयाब लोग भी मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली कामयाब लोग कम मिलते हैं और नाकाम लोग ज्यादा मिलते हैं। पैसे वाले लोग, रिच लोग कम मिलते हैं, और मिडिल क्लास वाले, लोअर मिडिल क्लास वाले ज्यादा मिलते हैं। और ऐसे में लाजमी है कि कई बार वो हमारे ऊपर डाउट करते हैं, कई बार वो कमेंट कर देते हैं, तो बुरा लगता है। इंसान है हम, बुरा लगता है, लेकिन उससे जितना जल्दी बाहर आएंगे, वो आपकी कला है, वो आपकी महारत है कि आप उससे कितना जल्दी बाहर निकलते हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया था और मैंने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छी कमाई की थी, उसके बाद मैंने आपको बताया कि बहुत लंबे टाइम तक मैंने स्ट्रगल किया। एक व्यक्ति थे मेरे नेटवर्क में जो मेरी पहले कुछ सेल्स में से एक थे, मेरे पहले कुछ ज्वाइनिंग जो थी उनमें से एक व्यक्ति, जो मेरे स्कूल टाइम का मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, उसने ज्वाइन किया था। आज उसकी एक लेग में, आज उस व्यक्ति के एक लेग में लाखों लोग हैं, लाखों,
लाखों का नेटवर्क है उसके पास में, एक लेग में, क्योंकि खुद ने काम नहीं किया। वो मेरी बहुत लेग पुलिंग करता था, वो मुझे बहुत खींचता था, वो मुझे हमेशा कॉमेंट मारता था। एक बार घर पे आया मेरे, और चाय पे बैठा हुआ था साथ में, क्योंकि जान पहचान तो थी ना। घर में आया, आगे बैठा, चाय पी रहा था, और बोलता है, यार वो मैं हाईवे पे खड़ा हुआ था और एक ट्रक वाला तेरे घर का एड्रेस मांग रहा था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोला मैंने बता तो दिया, लेकिन वो अब तक पहुंचा नहीं। मेरी समझ में नहीं आया क्या मतलब था उसका। कह रहा एक ट्रक था जिसमें नोट भरे हुए थे, और तुम्हारे घर का एड्रेस पूछ रहा था। वो ट्रक आया कि नहीं आया? वो मेरे ऊपर कमेंट कर रहा था कि जब सेफ शॉप बिजनेस में तुम आए थे, मुझे ज्वाइन कराया था, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, पैसों की बारिश होगी वगैरह वगैरह। वो मेरे ऊपर कमेंट मार रहा था। तो ये बातें दिमाग में कई बार घर कर जाती हैं। मुझे याद है, जब मैं अपना वीनस प्रमोशन ले रहा था, उससे पहले मैंने अपनी बीएमडब्ल्यू खरीदी थी। मैं बीएमडब्ल्यू लेने के बाद मैं ऑफिस में गया था, रज सर को और ऑफिस के सारे स्टाफ को मिठाई देकर, मैं अपने अपलाइन से मिल के बाद जब मैं घर आ रहा था, तो रास्ते में उसका भी घर था। तो मुझे लगा आज उससे भी मिलना चाहिए। और जब मैं उससे मिला, तो मैंने मिलते ही सबसे पहले बोला, यार तूने वो ट्रक वाला जो मिला था ना उस दिन आपको हाईवे पे, जो मेरे घर का एड्रेस पूछ रहा था, इनफैक्ट वो शायद रास्ता ठीक ठीक से नहीं ढूंढ पाया, वो भटक गया था। आज शायद वो घर पे आ रहा है। मजा आता है ऐसी बातें करके। किसी ने आपका तिरस्कार किया, किसी ने आपको कोई कमेंट मार दिया, कुछ भद्दी बात बोल दी, उसका जवाब तुरंत देने की जरूरत नहीं है। आपकी मेहनत, आपकी कामयाबी जवाब देगी। और वो जो जवाब आएगा ना, वो बहुत शानदार जवाब होता है। तो जो चिरकुट होता है, ये कई बार अपने दिमाग में हैवी हो जाता है। चिरकुट मतलब वो हीन भावना, जो हमें कई बार बोलती है आपसे नहीं होगा। कई बार आपके घर वाले आपके ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं, आपके सगे संबंधी आपके ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं, आपके रिश्तेदार आपके ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में हम खुद के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं इस बिजनेस में कामयाब हो पाऊंगा। ये सेल्फ डाउट बिजनेस को खराब करता है। ये सेल्फ डाउट होने मत दीजिए। ऐसे में तुरंत अपने अपलाइन से मिलिए, तुरंत अपने मेंटोर से मिलिए, तुरंत एक पॉजिटिव माहौल में जाइए और काम शुरू कर दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक दरवाजा बंद होता है ना, तो दूसरा दरवाजा खुला होता है। जब एक दरवाजा बंद होता है, तो दूसरा दरवाजा खुला होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस बंद दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं, उस बंद ताले की तरफ देखते रहते हैं कि यहां से मेरा बिजनेस क्यों नहीं चला, ये लीडर काम क्यों नहीं कर रहा, यहां से मुझे रिजेक्शन क्यों मिला। हम उसको देखते रहते हैं, हम वहां नहीं देखते जहां पर दरवाजे खुले हुए हैं, जहां पर हम जाकर बिजनेस कर सकते हैं, जहां पर हम जाकर काम कर सकते हैं और अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। मेरी लाइफ का एक प्रिंसिपल रहा है, whenever there is a problem in the business, get back to basics। बहुत साल पहले की बात है, मैं स्पोर्ट्समैन तो था ही, तो हमेशा स्पोर्ट्स के प्रोग्राम देखता था। एक प्रोग्राम आता था संडे को टीवी पर, जिसको मोहिंदर अमरनाथ जी, फेमस क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ, वर्ल्ड कप 83 के विनर, वो उसको होस्ट करते थे। तो मोहिंदर अमरनाथ जी को एक प्रोग्राम आता था संडे को, करीब 1 घंटे का। उसमें उनके एक गेस्ट थे कपिल देव जी, वर्ल्ड कप विनर हमारे। कपिल देव का इंटरव्यू था महेंद्र अमरनाथ के साथ में, और महेंद्र अमरनाथ जी ने कपिल देव जी को पूछा कि आप दुनिया के सबसे महान ऑलराउंडर में से एक है, आप दुनिया के सबसे शानदार बॉलर हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, इतने अच्छे बॉलर हैं, लेकिन बहुत बार कपिल जी ऐसा होता होगा कि एक नया बैट्समैन आता है और वो आके आपके सामने भी आके आपके छक्के छुड़ा देता है, चौकों की बारिश कर देता है, छक्के मार देता है, आपकी लाइन लाइन खराब कर देता है। ऐसा होता है। तो कपिल जी ने कहा बिल्कुल होता है कि नया बैट्समैन आता है जिसको हम जानते भी नहीं है, बिल्कुल बच्चा सा आता है और आके धुनाई कर देता है। और बहुत बार ऐसा मेरे करियर में हुआ है। तो मोहिंदर अमरनाथ जी ने पूछा कि जब आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं। तो कपिल जी ने इतना शानदार जवाब दिया, जो हम सबके लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। उन्होंने बोला, जब भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे कोई नौसिखिया आके धो देता है, पिटाई कर देता है, मेरी बॉल्स पे चौके छक्के मार देता है, और मुझे रियलाइज होता है कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता हूं, मैं बेसिक्स पे वापस चला जाता हूं। ऐसे में मैं बेसिक्स पे वापस चला जाता हूं। मैं लाइन पे बॉल डालता हूं, लेंथ पे बॉल डालता हूं, सही टप्पे पे बॉल डालता हूं, और धीरे धीरे आउट करने में कामयाब हो जाता हूं। जो कपिल जी ने बोला था ना बहुत सालों पहले, कि जब भी प्रॉब्लम आए तो गेट बैक टू बेसिक्स, यही प्रिंसिपल हमारे लाइफ में भी काम करता है, और सेफ शॉप में तो जरूर काम करता है। जब भी नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आए, गेट बैक टू बेसिक्स। जब भी आपसे काम में कोई दिक्कत आए, गेट बैक टू बेसिक्स। और हमारे बिजनेस के बेसिक्स हैं प्रोस्पेक्टिंग, लिस्टिंग, इन्विटेशन,
प्लान शो करना, क्लोजिंग करना, फॉलोअप करना, ज्वाइनिंग कराना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको अपने साथ लेके चलना, यही बेसिक्स है। इसके अलावा इस बिजनेस में हम कुछ और करते ही नहीं है। तो जब भी अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ रुकावट है, तो बेसिक्स पे आ जाइए। और मैं बेसिक्स पे हमेशा रहा हूं और हमेशा रहना आपको भी चाहिए, अगर इस बिजनेस में आप लगातार सफलता के दौर कायम रखना चाहते हैं, उस सफलता का दौर। तो हर रोज काम करना होगा, और हर रोज क्या क्या करना होगा मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। हर रोज प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो बोलते हैं, सर हर रोज प्रोस्पेक्टिंग कैसे करूं, मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो गई, अब किससे मिलूं जाकर, जिनको जानता था उनको बता दिया, ज्वाइन करा दिया, या बता दिया उन्होंने मना कर दिया, अब तो मेरे पास लिस्ट ही नहीं बची। गलत बोलते हैं हम लोग, गलत सोचते हैं। प्रॉस्पेक्टिंग तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। हम में से ज्यादातर लोग शायद मैरिड होंगे, और मुझे लगता है ज्यादातर ने अरेंज मैरिज की होगी। लव मैरिज तो बहुत कम लोगों ने की होगी, शायद ज्यादातर की अरेंज मैरिज हुई होगी। और अरेंज मैरिज का मतलब यह है कि आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को जानते नहीं थे शादी से पहले, जो आज के दिन आपका सबसे क्लोज रिलेशन है। तो जो आपकी कोल्ड मार्केट थी, जिनको जानते भी नहीं थे, और आज सबसे क्लोज है। आज मेरे सबसे अच्छे बड़े लीडर्स मेरे नेटवर्क में जो हैं, उनको मैं पहले जानता नहीं था। वो आज सबसे, और आज मेरे परिवार की तरह है, वो मेरे घर का हिस्सा है, अब मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरे बिजनेस का हिस्सा है, मेरी लाइफ का हिस्सा है। वो सबसे क्लोज लोग हैं मेरे। मेरे फैमिली फंक्शंस में सबसे पहले वो होते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग तो वो चीज है जो हमेशा हम करते रहेंगे। हम अंग्रेज तो चलेंगे, लेकिन अंग्रेजी सब भाषा में ना एक बड़ा अच्छा वर्ड है, 2 लेटर का, 2 अक्षरों का, एक छोटा सा वर्ड है, हाय। हाय सबसे पावरफुल वर्ड है। अनजान आदमी से भी कहीं मिले, बस स्टैंड पे मिले, रेलवे स्टेशन में मिले, प्लेटफॉर्म पे मिले, मॉल में मिले, दूध के बूथ पे मिले, दुकान पे मिले, अनजान व्यक्ति को भी हाय बोल सकते हैं हम लोग। हाय तो बोल सकते हैं ना, उसको एक स्माइल तो कर सकते हैं ना। तो सामने वाला गाली तो नहीं देगा, शायद जवाब देगा। हो सकता है सिर्फ गर्दन झुकाएगा या सिर्फ स्माइल करके निकल जाएगा। दोबारा मिलेंगे, हाय बोलोगे और नमस्ते बोलोगे तो क्या दोबारा पहचान नहीं बन जाएगी? पार्क में जाइए, जिम में जाइए, सोशल इवेंट्स में जाइए, शादियों में जाइए, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, देखिए वहां पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको स्माइल करके हाय बोलने से उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है, उनसे मुलाकात दोबारा हो सकती है। जिनको पहले आप कभी मिले होंगे, उनसे दोबारा से आपका रिलेशनशिप रिवाइव हो सकता है। तो प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहनी चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग करते रहेंगे तो कभी भी बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये रेगुलरली करते रहिए। हाय बहुत ही पावरफुल वर्ड है। हाय कीजिए, स्माइल कीजिए, मिलिए, बात कीजिए, उनके बारे में पूछिए, हो गई प्रोस्पेक्टिंग। रेगुलरली प्रेजेंटेशन कीजिए, किसी भी लेवल पर चले जाए आप, किसी भी लेवल पर आप चले जाए, प्रेजेंटेशन करना मत भूलिए, प्रेजेंटेशन करना मत छोड़िए। मैं आपको पर्सनली बताऊं, जब मैं डायमंड बन गया था, मैं डायमंड बनने के बाद भी बहुत सालों तक, डायमंड बनने के बाद, इवन डबल डायमंड बनने के बाद तक खुद सेमिनार करता रहा हूं, उसमें एक पार्ट लेता रहा हूं, क्लोजिंग नहीं। मैं एमओसी करता था सेमिनार में, मैं प्रोडक्ट पार्ट करता था सेमिनार में, मैं क्लोजिंग करता था सेमिनार में। डायमंड बनने के बाद नहीं, इवन डबल डायमंड बनने के बाद भी मैंने खुद प्रेजेंटेशन किए। मैंने कभी प्रेजेंटेशन से मुंह नहीं मोड़ा कि मैं अब बड़ा लीडर हो गया हूं। और उस वक्त तो जब मैं डायमंड बना था, तो गिने चुने डायमंड हुआ करते थे बिजनेस में, सेफ शॉप में। तो उस वक्त भी मैंने कभी भी प्रेजेंटेशन से मुंह नहीं मोड़ा, मैं हमेशा प्रेजेंटेशन में होता था। और हमेशा प्रेजेंटेशन में सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं होता था, मैं हमेशा प्रेजेंटेशंस में इन्वॉल्व होता था, एक पार्ट लेता था। डायमंड बनने के तक, डबल डायमंड बनने तक मैंने खुद प्रेजेंटेशंस किए, और आज भी जरूरत पड़े तो मैं कर लेता हूं। रेगुलर फॉलोअप करने होंगे। फॉलोअप जब तक करते रहिए जब तक सेल ना आ जाए। और मैं आपको बताऊं, फॉलोअप सिर्फ गेस्ट का नहीं होता है, ये मैं सारे लीडर्स को बोल रहा हूँ। फॉलोअप सिर्फ गेस्ट का नहीं होता है, फॉलोअप लीडर्स का भी होता है, फॉलोअप अपने एसोसिएट्स का भी होता है, फॉलोअप आपकी टीम का भी होता है। सेमिनार करने के बाद तो गेस्ट का फॉलोअप होता है, आपने अपनी टीम का फॉलोअप करना है कि आपने वो फॉलोअप किए कि नहीं किए। ट्रेनिंग का भी फॉलोअप होता है, जो लोग आपकी ट्रेनिंग में आए थे, उन ट्रेनिंग में जो आपने सिखाया था वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी आपको फॉलोअप करना है। जो लोग मीटिंग्स में आते हैं उसका भी फॉलोअप करना होता है, जब आप टीम मीटिंग करते हैं उसका भी फॉलोअप करना होता है, कोई आप बड़ा इवेंट करते हैं उसका भी फॉलोअप करना होता है। गेस्ट का तो फॉलोअप करना ही करना है, लेकिन हर एक मीटिंग का, जो जो सेफ शॉप में होती है, उस मीटिंग का भी फॉलोअप करना होता है। और फॉलोअप करने के नतीजे से मैं आपको एक एग्जांपल बता सकता हूं। मेरी टीम में एक बहुत बड़े लीडर हैं, क्राउन एम्बेसडर, जिनसे आप कल मिलेंगे शायद। हाँ, कल आप उनसे मिलने वाले हैं, संजय गुप्ता जी। मैंने संजय गुप्ता जी का फॉलोअप 8 बार किया था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार नहीं, पूरे 8 बार में संजय गुप्ता जी का फॉलोअप किया था मैंने।
8वीं बार फॉलोअप करके सेल डन हुई थी। 8 फॉलोअप करने के बाद संजय जी गुप्ता जी ज्वाइन हुए थे। मैं मन मन में तो सोचता था यार, कितनी चक्कर कटवाएगा ये, कितना पीछे पड़ना पड़ेगा इसके, मन मन में मैं सोचता था। लेकिन मुझे पता था उस वक्त संजय गुप्ता जी, आज के संजय गुप्ता जी जिनको आप देखते हैं, वो उस लेवल पर नहीं थे। वो कल आपको अपने बारे में बताएंगे। लेकिन संजय गुप्ता जी का 8 बार फॉलोअप करने से संजय गुप्ता जी की सेल आई थी। तो जिन लोगों को फॉलोअप बार बार करना पड़ता है ना, जो बड़ी मुश्किल से ज्वाइन करते हैं, वो बड़ा अच्छा काम भी करते हैं। ये याद रखिएगा हमेशा। तो फॉलोअप हमेशा रेगुलर करते रहिए। उससे भी जरूरी काम, अपने टीम लीडर को, अपने मेंटोर को लगातार रिपोर्टिंग कीजिए। आपने काम कितना किया, कैसा किया, क्या रिजल्ट आए, नहीं आए, क्यों नहीं आए, सब उनके साथ में डिस्कस कीजिए। कितनी सेल्स आई, ये रिपोर्ट कीजिए। क्यों सेल्स नहीं आई, वो रिपोर्ट कीजिए। क्या गोल है, वो रिपोर्ट कीजिए। गोल को अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो रिपोर्ट कीजिए। उनसे गाइडेंस लीजिए, उनसे लगातार बात कीजिए। ये व्हाट्सएप छोड़ दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, ये व्हाट्सएप पे रिपोर्टिंग मत कीजिए। बहुत सारे लोग तो रिपोर्टिंग करते नहीं है, जो करते हैं कुछ लोग व्हाट्सएप पे करते हैं। मैं कहूंगा व्हाट्सएप पे रिपोर्टिंग मत कीजिए। हो सके तो अपने अपलाइन को, अपने लीडर को फिजिकली जाकर मिलिए। अगर दूर रहते हैं तो फोन पे कीजिए। हो सके तो फिजिकली मिलकर रिपोर्टिंग कीजिए, ना हो सके तो फोन पे रिपोर्टिंग जरूर कीजिए। चाहे उठ के कीजिए सुबह, या शाम को सोने से पहले कीजिए, लेकिन रिपोर्टिंग जरूर कीजिए। मैं आपको बताता हूं, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था इस बिजनेस में, जब मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे थे, जब मेरी सेल्स नहीं निकल रही थी, जब वो 8.5 महीने का पीरियड, जब मुझे इनकम नहीं आ रही थी, इनकम तो आ ही नहीं रही थी लेकिन खर्चे तो हो रहे थे ना। जब मैं इस बिजनेस में आया था, जब बिजनेस में आया था तो तब भी मेरे पास कार थी। जब बिजनेस में आया था तब भी मैं, अभी आपको ग्रेवाल जी ने बताया कि मैं लैपटॉप से प्रेजेंटेशन करता था, तो मेरे पास लैपटॉप तब भी था। तो ठीक ठाक लाइफस्टाइल था, लेकिन वो लाइफस्टाइल मुझे मेंटेन करना जरूरी था। इनकम नहीं आ रही थी, सेविंग्स खत्म हो रही थी। 8.5 महीने का लंबा पीरियड होता है, कोई इनकम नहीं, लेकिन सेविंग्स धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और सेविंग्स खत्म हो गई थी। ट्रेन में जाता था तो अच्छे क्लास में जाता था, एसी में जाता था, होटल में रुकता था तो अच्छे होटल में रुकता था, गाड़ी तो हमेशा चलाता था, फोन अच्छा रखता था, लैपटॉप में हमेशा मेंटेन करता था। तो अपने लाइफस्टाइल में कमी नहीं आनी दी थी, लेकिन इनकम नहीं आ रही थी, स्ट्रगल कर रहा था। हालांकि शायद कोई शहर ऐसा होगा नॉर्थ इंडिया का जहां पर मैं एक प्रोस्पेक्ट के लिए ना गया हूं। मैं आपको बताऊं, प्रोस्पेक्टिंग के लिए मेरी जो अपनी लिस्ट थी उस टाइम पे, वो ऑब्वियसली खत्म हो चुकी थी। मैक्सिमम डायरेक्ट सेल्स थी मेरी। तो मैं जहां पर नौकरी करता था एयरफोर्स में, जहां से मैं रिटायर हुआ था, मेरी लास्ट यूनिट थी पालम में, फाटक के पास में। तो क्योंकि उस दिनों सेलफोन नहीं हुआ करते थे, कॉन्टेक्ट नंबर एक दूसरे के नहीं हुआ करते थे, तो मैं इस उम्मीद में कई बार उस फाटक में जाके खड़ा हो जाता था दोपहर में छुट्टी के टाइम पे, कि अब छुट्टी होगी तो हो सकता है कोई पहचान वाला आदमी मुझे मिलेगा, मैं उससे हेलो बोलूंगा और उसको जाके मिलूंगा, उससे बातचीत करूंगा और उसको जाके ज्वाइन कराऊंगा। तो मैं हर रोज फील्ड में निकलता था। उस दौरान जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, एक चीज मैं बहुत अच्छी करता था, जो आप सबको करनी चाहिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो। मैं हर रोज सुबह उठता था, मेरे पास टीम थी, मैं एक अच्छे खासे लेवल पे, पर लेवल पर जाकर खराब हुआ था मेरा बिजनेस, तो मेरे पास टीम थी, मेरे पास डाउनलाइन थी, लेकिन इनएक्सपीरियंस की वजह से नहीं चल पाया। लेकिन मैं क्या करता था, मेरा शेड्यूल क्या होता था, मेरा रूटीन क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ। मैं हर रोज सुबह जल्दी उठता था, नहा धो के तैयार होकर सूट पहन के, उसके बाद मैं कॉलिंग करता था अपनी टीम में। एक को कॉल करता था, दूसरे को कॉल करता था, तीसरे को कॉल करता था, बहुत सारे लोगों को कॉल करता था कि कहीं कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए। कोई कहे कि आइए सर प्लान दिखाना, आइए सर फॉलोअप करना, आइए सर सेल निकालनी है, आइए सर काम करना है। इस उम्मीद में मैं एक को, दो को, तीन को, चार को, पांच को मैं दर्जनों फोन करता था, और अनफॉर्चुनेटली सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता था। सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता था। लेकिन ये काम, कॉलिंग वाला काम, मैं कब करता था? नहा धो के तैयार होके, सूट पहन के, टाई लगा के, उसके बाद में कॉलिंग करता था। और जब कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आता था, कोई बुलाता नहीं था, कोई नहीं कहता था कि आइए प्लान दिखाना, आइए फॉलोअप करना, आइए सेल निकालनी है, आइए मीटिंग करनी है, जब कहीं से वो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था, तो क्योंकि तैयार तो मैं हो चुका होता था ना, तो फिर मैं क्या करता था, गाड़ी स्टार्ट करता था और सेल शॉप के ऑफिस चला जाता था, हेड ऑफिस चला जाता था। वहां पर जाके लीडर्स से मिलता था, बाकी लोगों से मिलता था, स्टाफ से मिलता था, डायरेक्टर्स से मिलता था। तो ऐसे में भी मेरा जो बिजनेस के अंदर कंटिन्यूएशन था, वो काम रहा हमेशा। मैं कभी बिजनेस से बाहर नहीं हुआ, मेरे अंदर कभी डिमोटिवेशन नहीं आया। हाँ, सेल्स नहीं आ रही थी, लेकिन मैं बिजनेस से कभी नेगेटिव नहीं हो पाया, मैं बिजनेस से बाहर कभी भी नहीं गया। अगर मैं सुबह उठते ही फोन करता, बिना नहाए धोए तैयार हुए, और रिस्पॉन्स नहीं आता, तो हो सकता है मैं निकलता ही ना। मैं तैयार पहले होता था, उसके बाद कॉलिंग करता था, और जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो मैं ऑफिस चला जाता था।
और ऑफिस जाके कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो होती थी, कोई और गेस्ट लेके आया होता था, मैं उसको प्लान दिखा देता था, किसी और का सपना चल रहा था तो मैं क्लोजिंग कर लेता था। यानी कि कुछ ना कुछ मैं करता रहता था, मैं कभी भी घर पे नहीं बैठता था, मैं हमेशा बिजनेस में इन्वॉल्व रहता था। और हमेशा रेगुलरली रजिस्टर से मुलाकात होती रहती थी, बाकी डायरेक्टर से मुलाकात होती रहती थी, तो हौसला कभी टूटने का मतलब उस दिमाग में कभी आया ही नहीं, हौसला कभी कमजोर पड़ा ही नहीं। इसलिए अगर आपको कंसिस्टेंटली काम करना है, लगातार काम करना है, लगातार लेवल्स अचीव करने हैं, लगातार गोल्स अचीव करने हैं, टारगेट अचीव करने हैं, तो लगातार काम करना होगा। और उसमें एक लगातार जो काम करना होगा वो होगा रेगुलर रिपोर्टिंग। ये अगर आप करते हैं तो कभी भी बिजनेस रुकेगा नहीं। लगातार लर्निंग करते रहेंगे, लगातार ट्रेनिंग देते रहेंगे और ट्रेनिंग लेते रहेंगे, तो बिजनेस नहीं रुकेगा। रेगुलरली ट्रेनिंग अटेंड कीजिए और रेगुलरली अपने टीम को ट्रेनिंग दीजिए। शेख साहब का शायद हर पुराना लीडर जानता है कि हर सैटरडे को, शेख साहब का हर पुराना लीडर जानता है कि हर सैटरडे को दोपहर 3 बजे शेख साहब ऑफिस में ट्रेनिंग हुआ करती थी, जिसको सुनील मान लेता था। हर सैटरडे को कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर सैटरडे को 3 बजे मेरी ट्रेनिंग होती थी, हर वीक। और 3 बजकर 1 मिनट के बाद किसी को अंदर आना अलाउ नहीं होता था, और किसी को भी बिना टाई के, बिना फॉर्मल्स के एंट्री नहीं मिलती थी। और उस ट्रेनिंग को मैंने इतने साल कंटिन्यू किया, और उसमें सिर्फ बेसिक्स 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 और बेसिक्स ही होते थे, बेसिक्स के अलावा कोई बात नहीं होती थी। वो बेसिक ट्रेनिंग की वजह से मैं अपने नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डायमंड्स बना पाया। बहुत सारे पहले नेटवर्क के लोगों ने भी वहां पर आकर ट्रेनिंग ली, दूर दूर से आकर उसमें आते थे और ट्रेनिंग लेते थे, लेकिन वो ट्रेनिंग रेगुलरली होती थी। मैं आपको अपना एक फेलियर भी बताता हूँ, मेरी जो गलती हुई वो भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत साल तक मैं प्रेजेंटेशन खुद करता रहा, बहुत साल तक मैं ट्रेनिंग खुद करता रहा, लगातार बहुत सालों तक मैं ट्रेनिंग देता रहा अपने आप। और मेरी टीम के बहुत सारे लोग आके मुझे बोलते थे कि सर, हमें चांस कब मिलेगा? अगर आप प्रेजेंटेशन खुद करेंगे, आप सेमिनार खुद करेंगे, आप ट्रेनिंग भी खुद लेंगे, तो हमें मौका कब मिलेगा? हमें भी मौका दीजिए, हमें भी मौका दीजिए, हमें भी मौका दीजिए। और मैंने उनको मौका देना शुरू किया। ऐसा नहीं कि उनको मैं मौका देता नहीं था, बीच बीच में उनको भी कुछ टाइम देता था मैं, लेकिन मैं खुद स्टेज पर रहता था, मैं खुद ट्रेनिंग देता था, उनको भी चांस दिया करता था। लेकिन वो कहते थे कि पूरा हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, पूरी जिम्मेदारी हमें दे दीजिए, हम करेंगे। और मैंने उन पर भरोसा किया, और उन्होंने कुछ दिन तो किया, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने नीचे पास ऑन कर दिया। उन्होंने वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया। मैंने लगातार कितने सालों तक ट्रेनिंग की, मैंने स्टैंडर्ड कभी डाउन नहीं होने दिया। मैंने कभी लेट स्टार्ट नहीं होने दिया, कभी बहुत लेट तक नहीं लेकर गया। मैं इधर उधर की कभी बातें नहीं की, मैंने उसमें कोई कैजुअल बातें नहीं की। मैंने हमेशा बेसिक्स पे स्टिक किया। लेकिन जब मैंने अपने नीचे के लोगों को ये चांस दे दिया कि ठीक है आप संभालिए ट्रेनिंग को, तो उसके बाद उन्होंने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं किया। उन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, उन्होंने पंक्चुअलिटी मेंटेन नहीं की, उन्होंने ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड गिरा दिया। और धीरे धीरे उन्होंने वो स्टैंडर्ड नीचे पास ऑन कर दिया, और ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड वैसा नहीं रहा, तो उसके बाद एसोसिएट भी वैसे ही आते रहे। वहां पर मेरा एक फेलियर हुआ। वहां पर मुझे उनको मौका तो देना चाहिए था, लेकिन मुझे सुपरवाइज भी करना चाहिए था। इसलिए अगर आप अपनी टीम को मौका दे रहे हैं तो सुपरवाइज कीजिए जरूर, कि वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो रेगुलरली ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कीजिए और उनको सुपरवाइज कीजिए। पूरा पूरा भरोसा मत कीजिए, स्टैंडर्ड्स को हमेशा मेंटेन कीजिए। किसी भी बड़े इवेंट को मिस मत कीजिए। बहुत सारे लोग, कभी कोई बूट कैंप होता है, कोई बड़ा इवेंट होता है, आपके यहाँ पे दिशा होता है और बाकी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, मैं जानता हूँ। बहुत सारे लोग बहाना बना देते हैं, इस बार बिजी हूँ, इस बार ऐसा है, इस बार मजबूर हूँ, अगली बार जरूर आऊंगा। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो एक बड़ा इवेंट मिस कर देता है ना, किसी भी कारण से, जो भी कोई एक बड़ा इवेंट मिस कर देता है, वो अगले इवेंट में 99% नहीं आता है। अगर किसी ने कोई इंपॉर्टेंट बड़ा इवेंट मिस कर दिया और ये बोला कि अगली बार जरूर आऊंगा, 99% लोग दोबारा उस इवेंट में आते नहीं है, और वो बिजनेस से धीरे धीरे बाहर हो जाता है। इसलिए कोई भी बड़ा इवेंट, कोई भी मेजर इवेंट जो है, जो आपके टॉप लीडर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको किसी भी हालत में मिस कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए चाहे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े आपको, आप चुकाइए। मुझे याद है जब मैं स्ट्रगल कर रहा था बिजनेस में और मेरी सेल्स नहीं आ रही थी, मेरी इनकम नहीं आ रही थी, मैं नया नेटवर्क नहीं बना पा रहा था, मुझे रीस्टार्ट करना था, और लगातार काम करने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो इवोल नाम का एक इवेंट स्टार्ट हुआ, जो रज सर ने स्टार्ट किया था। दिल्ली के एयरफोर्स ऑडिटोरियम में पहला इवोल नाम का एक प्रोग्राम था, जिसमें पूरा नेटवर्क आया था, जिसमें मेजर हमारा इवोल इंडिया का जो नेटवर्क था वो आया था, बाकी दूसरे नेटवर्क्स भी आए थे। वो इवेंट था। उस वक्त मेरे वीकर से स्ट्रॉन्गर से लोग थे ऑफकोर्स, लेकिन मेरी वीकर लेग से कोई भी एसोसिएट नहीं था। मैं स्टेज पर था, मैं वन ऑफ द स्पीकर था मैं,
जो स्पीकर जो ट्रेनिंग देते हैं, मैं उस स्पीकर्स में से एक था, मैं प्रेजेंटर था एक स्टेज पर। लेकिन मेरे वीकर से उस टाइम पे एक भी एसोसिएट नहीं था। पहला बड़ा इवेंट था ऑडिटोरियम के अंदर, और मेरे वीकर से एक भी बंदा नहीं था। मैं एक गेस्ट लेकर गया था उसमें। मैं दिल्ली, मेरे घर से 45 किलोमीटर ड्राइव करके गया। घर से 45 किलोमीटर ड्राइव करके गया, उस गेस्ट से मिला जाके, उसको तैयार किया, उसके बाद लंच किया उसके साथ में, लंच करके, रास्ते में लंच करके मैं ऑडिटोरियम पहुंचा। दोपहर को इवेंट था। उसके बाद खत्म होने के बाद मैं रास्ते में डिनर किया, और उस गेस्ट को मैं ड्रॉप करके आया। मैं रात को 1 बजे अपने घर पे पहुंचा, एक गेस्ट को। और ये पहली बार नहीं हुआ था, बहुत बार हुआ था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बड़े इवेंट क्या करते हैं। जब पहला बड़ा इवेंट हुआ इवोल नाम का, तो मैं एक गेस्ट लेकर गया था खुद। और उसके 3 महीने बाद एक और इवोल हुआ, एक और इवेंट हुआ बड़ा, इवोल नाम से ही। उसके बाद तो पूरी सीरीज चलाई हमने। तो इवोल जो पहला हुआ था उसमें मैं एक गेस्ट लेके गया था। दूसरा इवोल जो हुआ तो मेरे पास एक एसोसिएट था और एक गेस्ट था बस। सिर्फ एक एसोसिएट और एक गेस्ट था। जब तीसरा इवोल हुआ 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो मेरी टीम से 4 एसोसिएट थे। और उसके बाद फिर तो मैंने इतने सारे इवोल खुद से ऑर्गेनाइज किए, और दूसरी टीमों के भी किए, और आज जिस लेवल पर हूं आप जानते हैं। लेकिन जो रीस्टार्ट हुआ, जो दोबारा से स्टार्ट मिला, वो एक बड़े इवेंट से मिला। तो बड़े इवेंट का फायदा उठाइए, कभी भी बड़े इवेंट को मिस मत कीजिए। उसका फायदा हमेशा आप उठाते रहेंगे तो बिजनेस चलता रहेगा। आपके जो प्रमोशनल टूल्स हैं, बिजनेस टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए और उनको प्रमोट कीजिए। नरसी जी ने और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में बहुत ही शानदार बिजनेस डेवलपमेंट टूल्स आपके लिए बनाए हुए हैं। उनका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। आपका बिजनेस फोल्डर है जिसमें आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, उसको खुद यूज कीजिए, प्रमोट कीजिए उसको। लिस्ट बनाने के लिए जो डेटा बैंक जो आपके लिए है, शुभारंभ, उसका इस्तेमाल कीजिए। प्रगति सूत्र जो कि 3 भाषाओं में है, उसका इस्तेमाल कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग की 101 दमदार कहानियां, आई एम श्योर कि ये आपको बहुत मदद करेगी आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में। उसको पढ़िए। ड्रीम बुक का इस्तेमाल कीजिए, उसमें अपने ड्रीम्स लिखिए, गोल लिखिए, प्रमोट कीजिए। पहले 72 घंटे में आपको क्या करना है उसकी गाइडेंस के लिए आपके पास एक टूल है बहुत शानदार, उसका इस्तेमाल कीजिए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपका इन्विटेशन कार्ड, उसका इस्तेमाल कीजिए। जो जो टूल्स आपके पास में है उनका भरपूर फायदा उठाइए, जो जो प्लेटफॉर्म्स आपके पास में है उनका भरपूर फायदा उठाइए। आपके पास महान लीडरशिप है, उनसे लगातार टच में रहिए, उनसे मिलने का कोई भी मौका मत खोइए। और उनसे सिर्फ सेल्फी मत लीजिए, उनके साथ सिर्फ सेल्फी मत लीजिए। मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनसे आशीर्वाद लीजिए और उनसे गाइडेंस लीजिए। जो वो बोलते हैं स्टेज से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपको पर्सनली बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फी लेने से, उनके साथ फोटो खिंचवाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी बातों को फॉलो करना। उनको महागुरु कहने से, महागुरु या कुछ और नाम लेने से उतना फायदा नहीं होगा। उनकी बातों को फॉलो करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने लीडर्स को फॉलो कीजिए, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, लेकिन उनकी बातों पे अमल कीजिए। मुझे शानदार मौका देने के लिए मैं फिर से आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरे टीम का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और खास तौर पर नरसी ग्रेवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे मौका दिया आपसे बात करने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कंसिस्टेंटली काम करेंगे, लगातार काम करेंगे, और कभी भी रुकेंगे नहीं। आप बड़े से बड़ा मकाम हासिल करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।